रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके सामने न्यूज बुलेटिन लेकर हाजिर हूं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम कुछ रिपोर्ट्स इसमें दिखाते हैं, तो आज के समाचारों में हम आपको बताएंगे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है, जिससे भारत को क्या क्या लाभ होंगे, इसके ऊपर हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही हम ये भी आपको दिखाएंगे कि कांग्रेस लगातार सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच के ऊपर हमलावर है। ऐसा लगता है कि जल्दी ही माधवीपुरी बुच के ऊपर कोई न कोई कार्रवाई हो जाएगी। इसके ऊपर हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे और साथ ही ले चलेंगे हम गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री के उस बयान के ऊपर, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो एक मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में ये बात कही है कि मुसलमानों की संख्या विस्फोटक अंदाज में बढ़ रही है, अतः एनआरसी आवश्यक है। जबकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये बोलता रहा है कि वो एनआरसी के विरोध में है। कपिल सिब्बल ने जब एनआरसी का बिल प्रस्तुत किया गया था लोकसभा के अंदर, तो बड़ा ही बखेड़ा खड़ा किया था, यानी पूरी कांग्रेस इसके खिलाफ रही है। लेकिन अब कांग्रेस के एक मंत्री ने विधानसभा में ये बयानबाजी की है, जिसके ऊपर गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है, उसको भी दिखाएंगे। लेकिन बात करते हैं सबसे पहले आज के दिन भर के कुछ बड़े समाचारों की। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। मणिपुर में पिछले 1 साल से जारी हिंसा के बीच एक बार फिर हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है। ताजा हिंसा मणिपुर के जिरीबाम में हुई है। यहां उग्रवादियों ने एक सोते हुए शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई। एसडीएम विदुषी सिंह मंगेश यादव के एनकाउंटर की करेगी जांच। मंगेश यादव एनकाउंटर मामले की अब मजिस्ट्रेट जांच होगी। इसके लिए लम्भुआ एसडीएम विदुषी सिंह को जिम्मेदारी मिली है। सुल्तानपुर जिलाधिकारी के आदेश पर एसडीएम को जांच की जिम्मेदारी मिली है। झारखंड सरकार अधिवक्ताओं को देगी 14,000 मासिक पेंशन। 65 वर्ष की आयु के बाद अपना लाइसेंस सरेंडर करने वाले अधिवक्ताओं को अब अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से वर्तमान में दी जा रही 7,000 रुपए की जगह 14,000 रुपए मिलेंगे। इसमें 7,000 सरकार की ओर से दिए जाएंगे। दीपावली से पहले बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि वर्ष में 2 बार, जनवरी और जुलाई में की जाती है। जुलाई में की जाने वाली वृद्धि अभी तक नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्दी ही इसकी घोषणा की जाएगी। लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर में एक बिल्डिंग ढही। राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में शनिवार शाम एक बिल्डिंग ढह गई। बिल्डिंग में एक दवा का गोदाम चलता बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू जारी है। पाकिस्तान में मिला तेल गैस का भंडार। पाकिस्तान को अपनी समुद्री सीमा में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का एक बड़ा भंडार मिला है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई देशों की किस्मत बदल सकता है। अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान में सामने आया ये भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार है। भारत को पेरिस पैरालंपिक एक स्वर्ण पदक। प्रवीण कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में इतिहास रचते हुए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। प्रवीण ने पुरुषों की हाई जंप T64 कैटेगरी में 2.08 मीटर की ऊंचाई के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये थे दिन भर के समाचार। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी उस रिपोर्ट की तरफ, जिसमें भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है, जिसके क्या फायदे भारत को आगे चल के मिलेंगे, उस रिपोर्ट के ऊपर आज हम अपने दर्शकों को भारत के द्वारा प्राप्त किए गए एक नए आयाम से रूबरू कराएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार अब $683.99 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया है, जो कि आर्थिक प्रगति और स्थिरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि भारत की वित्तीय सुदृढ़ता और वैश्विक मंच पर उसकी साख का प्रतीक है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक सुरक्षित कुशन के रूप में कार्य करता है,
जो देश की वित्तीय सेहत को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भंडार कई मायनों में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सौदों को पूरा करने और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार एक आवश्यक सुरक्षा घेरा प्रदान करता है, जिससे देश सुरक्षित होते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि से भारत को अपनी मुद्रा रुपए को मजबूत करने में मदद मिलती है। यह व्यापारिक घाटे को संतुलित करने और रुपए की विनिमय दर को स्थिर रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। जब किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। निवेशक को यह विश्वास होता है कि उनकी पूंजी एक सुरक्षित वातावरण में लगी हुई है। इससे विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ ही इस तरह का भंडार वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के समय में भी देश की अर्थव्यवस्था को झटकों से बचाने में सक्षम होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कारणवश वैश्विक बाजार में मंदी आती है या विदेशी मुद्रा प्रवाह में कमी होती है, तो यह भंडार देश को कठिन समय में मजबूती प्रदान करता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक संकटों के बीच भी स्थिर बनी रही और देश की आर्थिक वृद्धि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। $683.99 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार इस बात का प्रमाण है कि भारत की आर्थिक नीतियां सही दिशा में हैं। देश की निर्यात क्षमताओं में वृद्धि हुई है। विदेशी निवेशकों का बढ़ता विश्वास और सुधारवादी आर्थिक नीतियों के कारण इस भंडार में वृद्धि हो रही है। यह न केवल देश की आर्थिक सेहत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकेत भी है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी मुद्रा भंडार के सुरक्षित और सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कई सारे उपाय किए हैं। यह वृद्धि एक संगठित और रणनीतिक आर्थिक प्रबंधन का नतीजा है, जिसमें देश के आंतरिक और बाहरी वित्तीय संतुलन को बनाए रखने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। देश की वैश्विक व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने और निर्यात के क्षेत्र में प्रगति का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार की मजबूती से भारत को अपने आयातित वस्त्रों और सेवाओं के भुगतान में भी सहूलियत मिलती है। यह स्थिति देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करती है, क्योंकि भारत तेल और गैस जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए आयात पर पूरी तरह निर्भर करता है। इस तरह का बड़ा भंडार ऊर्जा आपूर्ति को निरंतर बनाए रखने और विश्व बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव से देश को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वैश्विक स्तर पर उसकी स्थिति को भी उन्नत बनाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि वह भविष्य की संभावित चुनौतियों के लिए भी तैयार है। यह भंडार हमें यह विश्वास दिलाता है कि देश की आर्थिक विकास की कहानी एक लंबे समय तक स्थिर और प्रगति की दिशा में अग्रसर रहेगी। आज भारत एक नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। $683.99 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार न केवल एक वित्तीय उपलब्धि है, बल्कि यह उस दिशा में भी एक और कदम है जो भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व में स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है। यह एक ऐसा संकेत है कि देश अपने संसाधनों का सही उपयोग कर रहा है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी जगह को और मजबूत कर रहा है। इस उपलब्धि का जश्न
मनाने के साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि यह सफलता न केवल एक संख्या है, बल्कि यह भारत की आर्थिक स्थिति को और उसकी वैश्विक उपस्थिति को दर्शाने वाली है। भारत की यह यात्रा अभी और भी ऊंचाइयों तक पहुंचेगी और यह विदेशी मुद्रा भंडार उस यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह दिखाई देगा, जो देश को नई उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। इस बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार से हमारे देश का विश्व में गौरव बढ़ा है। इसके लिए हम और आप जश्न मना सकते हैं। समस्त देशवासी इसमें सहयोग करते हैं, सबकी मेहनत लगी हुई है। इस मेहनत के बल पर भारत रोज नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसके लिए समस्त देशवासियों को बधाई। जो सरकार है उसकी नीतियां बहुत अच्छी हैं, सरकार को भी इसके लिए बधाई देनी पड़ेगी, उसकी भूरि भूरि प्रशंसा की जाएगी। सरकार अगर सही तरीके से अपने संसाधनों का उपयोग नहीं करती तो ऐसी स्थितियां आना असंभव था। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके घेरे में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच हैं। जो बिगुल कांग्रेस ने फूंक रखा है उससे ये प्रतीत होता है कि आज नहीं तो कल माधवीपुरी बुच इस पूरे पचड़े में फंसी हुई दिखाई देंगी। आइए देखते हैं ये वीडियो। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके घेरे में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच हैं। जो बिगुल कांग्रेस ने फूंक रखा है उससे ये प्रतीत होता है कि आज नहीं तो कल माधवीपुरी बुच इस पूरे पचड़े में फंसी हुई दिखाई देंगी। आइए देखते हैं ये वीडियो। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप जब माधवी जी को सेबी का प्रमुख बना रहे थे, क्योंकि बनाया किसने? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बनाया। एसीसी, ये दो लोग हैं, ये मैं बार बार नाम लेता हूं, चेहरा भी दिख रहा है आपको, पहचाना हुआ चेहरा है। ये दो लोग एसीसी में थे, हैं। इन्होंने सेबी की चेयरपर्सन को इलेक्ट किया, बनाया, अपॉइंट किया, इलेक्ट नहीं अपॉइंट किया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग थी आपकी सेबी की चेयरपर्सन के साथ कि आपके जो भी व्यावसायिक संबंध आपके परिवार के जिस भी कंपनी से हैं, थे और बनेंगे, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे? हो सकता है ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई हो, बड़ी जगह पे ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती होगी। आजकल न्यू इंडिया है, नए भारत में कुछ संभव है। तो अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी तो प्रधानमंत्री जी कृपया करके सामने आइए और इस देश को बताइए कि हां, मैंने ऐसी अंडरस्टैंडिंग की थी सेबी प्रमुख के साथ, उनको सेबी प्रमुख बनाने से पहले, कि उनके व्यावसायिक संबंध, उनके और उनके परिवार के जितने भी व्यावसायिक संबंध हैं, जिस भी कंपनी से हैं, उसमें वो हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी, वित्त मंत्रालय नहीं करेगा, सेबी नहीं करेगा। कभी सुना है आपने? एक के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री चुप है और बाहर जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की। कौन गंभीरता से लेगा? आपने खुद किस तरह के व्यक्ति को एक रेगुलेटरी बॉडी का प्रमुख बनाया है? उनके, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, स्केलेटन्स कितने निकलते चले आ रहे हैं उनके कबर्ड से, रोज निकल रहा है। अभी तो कबर्ड का एक दराज खुला है, कबर्ड में बहुत सारे दराज हैं, दराजों में बहुत सारे स्केलेटन्स हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं प्रधानमंत्री को। हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या
माधवी जी से पहले और भी लोग अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज में बनाए थे, हमारी सरकार के वक्त भी बनाए थे। कई उदाहरण हैं, मेरी प्रेस रिलीज में मैं आपको उदाहरण भी दूंगा। उन्होंने अपने शेयर्स किसी ट्रस्ट को दे दिए, रेगुलेटरी बॉडी में आने से पहले डिक्लेयर किए क्या क्या उनके व्यावसायिक संबंध थे, क्या क्या उनके इंटरेस्ट थे, वो उन्होंने उसका पहले पूरा निपटान करने के बाद रेगुलेटरी बॉडी में आए। यहां तो आप रेगुलेटरी बॉडी में हैं, आपके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, हर कंपनी की आप लेखा जोखा रखती हैं, सब कुछ जानती हैं, और आप ही उन कंपनीज में इतना आपके व्यावसायिक संबंध है उन कंपनी से। ये कैसे संभव हो सकता है? ये बात हम प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा कौन सा उन्हें मंत्र दे दिया, ऐसा कौन सा आपने वरदान दे दिया उनको। ये वरदान से कम नहीं है कि वो जो भी करें वो माफ है, ये तो वरदान ही हो सकता है। तो ऐसा वरदान प्रधानमंत्री जी आपने और किस किस को दे रखा है, ये भी बताएं जरा हम सबको। ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं गिरिराज सिंह की तरफ, जिन्होंने एक बयान दिया है, जिस बयान में उन्होंने राहुल गांधी को घेरा है, जिसमें एनआरसी की बात खुद कांग्रेस के एक मंत्री ने कही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमानों की जनसंख्या लगातार भारत में बढ़ रही है, जिसकी वजह से एनआरसी लागू करने की अत्यधिक आवश्यकता है। चलिए इस रिपोर्ट की तरफ। राहुल गांधी से मांग करता हूं कि विधानसभा के अंदर आपके मंत्री कह रहे हैं, जब हम लोग एनआरसी की बात करते हैं तो आप उसका विरोध करते, लेकिन कांग्रेस की सरकार हिमाचल में, कांग्रेस के मंत्री सदन के अंदर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और लोगों को इसका एक सर्टिफिकेट देनी चाहिए, यानी एनआरसी होनी चाहिए, नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। राहुल गांधी हिमाचल से शुरू करेंगे, उनकी सरकार है। अब तो पूरे देश में इसकी जरूरत पड़ गई है, पूरे देश में। मैं बिहार से आता हूं, बिहार के 4 जिले ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में, पूरे देश में, दिल्ली के अंदर एनआरसी की जरूरत है। अगर एनआरसी नहीं लगा, कानून नहीं बना, तो भारतवंशी ही यहां खत्म हो जाए। मित्रों, आज के समाचारों में केवल इतना ही। कल रविवार है, परसों सोमवार को रात्रि 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।